नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड राज्य के विकास को और गति मिलेगी। राज्य की 9 विकास परियोजनाओं को पीएम मोदी की टॉप लिस्ट में रखा गया है। उन पर जल्द ही कार्य शुरू होगा। देहरादून हवाई अड्डे को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, पिथौरागढ़ हवाई अड्डे से भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करवाना और राज्य में सड़क एवं परिवहन पर बेहतर कार्य करना पीएम मोदी की प्राथमिकता होगी। सीएम धामी का कहना है कि इस बार सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हमारे राज्य से हैं, इसलिए विकास कार्यों को और तेजी से गति मिलेगी। तो चूँकि काफ़ी सारे जो पहले से काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएँ और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, कुछ उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं, काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए चूँकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है, जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएँ जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई हैं। केंद्र से हम अनुरोध करेंगे। इसी प्रकार पिथौरागढ़, चिन्याली, चौड़ा, गौचर, ये हवाई पट्टी भी हमारी संचालित हों। साथ में जो कनेक्टिविटी का है, जैसे चार धाम सड़क मार्ग हमारा तेज़ी से बना है, कुछ काम अभी और होने हैं, जैसे उत्तरकाशी से गंगोत्री का मार्ग है। इसी प्रकार से हमारा कैलाश मानसरोवर जाने चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी मंशा और प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले। सीएम ने कहा कि राफ्टिंग और अन्य कारणों की वजह से भी काफ़ी लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए डामटा से आगे की सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की जाएगी। प्रभावित ना हो और अन्य शहर जो टूट रहे हैं वो भी इससे आच्छादित हो। क्या सब सरकार की क्या देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो। और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है, तो डामटा से आगे की जो सड़क है, वो सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूं। उनसे मिलूंगा तो उनसे अनुरोध करूंगा। यमुनोत्री धाम, जहां पर इस पर श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक रही है और हर समय ये हम लोगों के सामने एक आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो, सभी यात्रियों की यात्रा वहां सकुशल हो, तो यमुनोत्री धाम का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी बढ़े। उसके विकल्पों पर, अन्य मार्गों पर भी हम काम कर रहे हैं। और जो चारधाम यात्रा यहाँ से चलती है, ऋषिकेश से आगे को जाती है, तो वो श्रीनगर से सीधे रुद्रप्रयाग निकल जाती है। आने वाले समय में पौड़ी भी उसका एक डेस्टिनेशन बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यात्रा का जो हम यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, यात्रा प्राधिकरण भी इस पर बहुत गहनता से काम कर रहा है, सभी से बातचीत भी करेगा, सबके विचार भी लेगा, उसके बाद हम इसको धरातल पर उतारेंगे। देखिए, ये चूंकि पहले से, चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी
जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुसिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया है। सर, सीएम साहब, केंद्र में और अब क्या बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आप मिलने वाले हैं? जैसे आपने एक मार्ग, टांटा मार्ग का जिक्र भी किया। केंद्र में आप जो भी मांग लेकर जाते हैं 1 हफ्ते में पूरी भी हो जाती है। देखिए, एक तो चूंकि काफी सारे जो पहले से काम चल रहे हैं, हमारे यहाँ की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 9 प्रमुख कामों को अपने 9 रत्नों में शामिल किया है, विकास के 9 रत्नों में शामिल किया है। उन सब पर मैं बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार से जो देहरादून से हमारी कई सारी हवाई सेवाएं और प्रारंभ होनी है, उसके लिए भी अनुरोध करूंगा। साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें होनी है, कुछ उसमें हमारी औपचारिकताएं बची हैं काठमांडू और इत्यादि जाने के लिए, चूंकि इमिग्रेशन का खुलना है, उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है, जल्दी से वो हो जाए। पंतनगर का हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने, उसके लिए समस्त औपचारिकताएं जो राज्य सरकार की तरफ से की जानी है लगभग पूरी हो गई हैं। केंद्र से हम अनुरोध करेंगे। इसी प्रकार पिथौरागढ़, चिन्याली, सौड़ और गौचर, ये हवाई पट्टी भी हमारी संचालित हों। साथ में जो कनेक्टिविटी का है, जैसे 4 धाम सड़क मार्ग हमारा तेजी से बना है, कुछ काम अभी और होने हैं, जैसे उत्तरकाशी से गंगोत्री का मार्ग है। इसी प्रकार से हमारा कैलाश मानसरोवर जाने वाले मार्ग के लिए भी हम अनुरोध करेंगे, क्योंकि मार्गों के मामले में भी है, रेल सेवाएं भी हैं, बिजली की परियोजनाएं हैं और जो हमारे राज्य को केंद्र सहायता जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए भी अनुरोध करने वाले हैं। अच्छा है कि अभी सड़क परिवहन का जो मंत्रालय है वो हमारे राज्य को जो मंत्री हमारे बने हैं उसमें उन्हीं को मिला है, तो उससे और सुविधा होगी। निश्चित रूप से राज्य को फायदा मिलेगा और हमारी अप्रोच सीधे होगी, क्योंकि काफी पैरवी हमारे माननीय मंत्री जी भी करेंगे। धन्यवाद। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ नहीं, तैयारियां लगातार हो रही हैं। इस वर्ष हमारे लिए सभी जगह एक चुनौती बनी थी शुरू से, इस प्रकार से 4 धाम यात्रा के समय बनी, वो चुनौती वहां भी है। वहां के प्रशासन को हमने पहले से ही कहा है कि यात्रा सुचारू रूप से होनी चाहिए, क्योंकि कई लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मैं पहले से ही स्थापना दिवस की सभी बाबा के भक्तों को, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और राज्य सरकार की तरफ से प्रशासन। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है। इस दौरान उत्तराखंड से अजय टम्टा को भी अपनी कैबिनेट में उन्होंने शामिल किया है, जिससे उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। वहीं विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि पीएम मोदी ने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें वो जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड से पीएम मोदी का विशेष लगाव है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। विधायक दिलीप सिंह रावत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नई सरकार का गठन हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया ये सुखद परिणाम हुआ है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को बहुत लाभ होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रचा है कि गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कोई लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं और मैं समझता हूँ कि नए आयाम प्रस्तुत करेगी हमारी नई सरकार। और उसमें कई एनर्जिक लोग हैं, अनिल बलूनी जैसा एनर्जिक व्यक्ति इसमें पहली बार लोकसभा में गए हैं, तो हमारे पहाड़ के लोगों की बहुत आशाएं हैं। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं, पहाड़ के लोग, विशेषकर उत्तराखंड के लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं और वो बधाई देते हैं माननीय मोदी जी को। अच्छा, 5 की 5 लोकसभा सीटें आपने जीती, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और बहुत अच्छा परिणाम रहा है, तो निश्चित रूप से श्रेय के पात्र वही होंगे। अच्छा, अजय टम्टा जी को भी केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप देखते हैं? एक विशेष लगाव भी आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से है। देखिए, अजय टम्टा जी को बनाकर और उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें बहुत ही मतलब ये सम्मान दिया है उत्तराखंड को
और अजय टम्टा जी पहले भी प्रदेश में भी मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। उनका अनुभव निश्चित रूप से, और विशेषकर जो परिवहन और सड़क राजमार्ग है उस विभाग में जाकर उनके ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तराखंड को उनको वो कितना लाभ दे पाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने अनुभव का लाभ उत्तराखंड को दे पाएंगे। अच्छा विधायक जी, 2 विधानसभाओं पे अभी उपचुनाव भी होने हैं, हाल फिलहाल में 10 जुलाई को मतदान होना है। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सीटें ये वो हैं जहां पर भाजपा जीत दर्ज नहीं करा पाई 2022 में? देखिए, अगर हमारा तो प्रयास ये होगा कि दोनों सीट जो है हम जीतें, भारी बहुमत से जीतें, और हमारी सरकार भी है और वहाँ के लोग भी चाहेंगे कि वहाँ सत्ता के लोग ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व करें उनका, ताकि क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा मेहनत का काम जरूर होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन मंगलौर सीट तो विधायक जी हमेशा से ऐसी रही है कि वहाँ पर तो भाजपा का कभी खाता भी नहीं खुला। देखिए, अब की बार ये इतिहास बनेगा कि वहाँ पर भाजपा के सीट निकलेगी, और सभी जनता भी जानती है कि और लोगों ने केवल वादे किए हैं, कार्य नहीं किया। केवल भाजपा सरकार में ही उनके आशाएं पूरी हो सकती हैं। अच्छा, निकाय चुनाव भी क्योंकि प्रदेश में होने हैं, किस रूप में आप देखते हैं, कितने तैयार है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, निकाय चुनाव तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे, और माननीय धामी जी की सरकार जो कुशल नेतृत्व चल रहा है उससे निश्चित रूप से जनता उस पर विश्वास करेगी और उनको समर्थन देगी। विधायक जी, पहले हमने देखा कि लैंसडाउन का नाम चेंज किया गया, और अब जिस तरह से हम जोशीमठ का नाम भी देख रहे हैं वो भी चेंज किया गया। किस रूप में आप इनको देख रहे हैं, और दोनों जगह का नाम चेंज करने से कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, लैंसडाउन का नाम चेंज नहीं हो रहा है, और क्योंकि वहाँ के लोग तो लैंसडाउन ही चाहते हैं, लेकिन जैसे जोशीमठ का नाम उन्हें ज्योतिर्मठ किया, ये बहुत ही अच्छा पौराणिक नाम है और वास्तविक नाम है। वो नाम चेंज नहीं किया है, केवल उसका शुद्धिकरण किया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम। लैंसडाउन का किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना विकास किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर काम किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि पेयजल की भी कई बार समस्या छुटपुट आपके सामने आती हैं? देखिए, इस समय लैंसडाउन जो प्रॉपर है वो एक पर्यटन क्षेत्र में नया उभरती जगह है, और वहाँ पर बहुत सारे होटल्स बने गए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री होटल वाले वहाँ पर आ रहे हैं, और अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर एक झील का निर्माण हो, और 1-2 स्पॉट ऐसे बने कि जहाँ लोग अपना मनोरंजन कर सकें, पर्यटक आकर्षित हो सकें। तो ये प्रयास सरकार का है। तो सरकार के कार्यों को आप कितना देख रहे हैं, किस तरह से सरकार कार्य भी कर रही है, क्योंकि 4 धाम यात्रा भी ऐसे में जोरों शोरों से चल रही है। कई बार हमने देखा कि अव्यवस्थाएं भी हुई, लेकिन अब धामी सरकार ने भी बोल दिया है कि अब 4 धाम में रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा 4 गुना 5 गुना ज़्यादा भीड़ इस टाइम पर्यटक और श्रद्धालु जो हैं पहाड़ में आए हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री जमुनोत्री की यात्रा में आए हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं हुई हैं। और मैं मानता हूं कि उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व करने से और उनका बागडोर संभालने से और स्वयं उनकी निगरानी करने से वहाँ व्यवस्थित हुआ है यात्रा। और ये जरूर थी कि पहले अव्यवस्थित हो गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद बहुत अच्छी यात्रा वहाँ पर की जा रही है। देखिए, एक सवाल ये भी है कि लगातार जो कांग्रेस हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि आपने विकास के नाम पर कहीं पेड़ काट दिए, 7,000 से ज़्यादा राज्य में पेड़ काट दिए गए, कहीं पर सड़कों के नाम पर, तो कहीं ऑल वेदर रोड के नाम पर। किस रूप में आप देख रहे हैं, और क्या जवाब भी आप देंगे? देखिए, विकास तो होगा और उसके लिए पेड़ भी कटेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ हमारा जो पर्यावरण विभाग है वो उसके बदले में सरकार स्टेट गवर्नमेंट से जो है ज़मीन भी लेती है, और उसके बदले पेड़ लगाने का भी कहती हैं, और उसके लिए अपनी सहायता राशि जो धनराशि होती है वो भी लेती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ जंगल कटता है उसके बाद दूसरी जगह जो है डेवलप होता है दूसरा जंगल, और उनको उसी तरह से वन विभाग को उसको ज़मीन आवंटित होती है। तो मैं समझता हूँ विकास से ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, और पर्यावरण की भी कोई क्षति नहीं होगी। अच्छा, भू कानून की भी मांग उत्तराखंड में जोरों शोरों से उठ रही है। हालांकि आचार संहिता के समय में थोड़ा दब गया था ये मामला, लेकिन अब फिर से भू कानून की बात कर रहे हैं लोग, मूल निवास की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, मैं ये दोनों मूल निवास और जो भू कानून है उसका समर्थक हूँ, और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इसकी व्यवहारिक नीति बनाई जाए, ताकि उद्योग भी इससे प्रभावित न हो, लेकिन हमारे जो मूल निवासी हैं उनके अधिकारों का हनन भी ना हो। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सुनिश्चित तरीके से पहाड़ को कुछ लोग निगलना चाहते हैं, वो उन पर भी प्रतिबंध लगे, तो निश्चित रूप से भू कानून और इसका समीक्षा होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सरकार गंभीरता के साथ समीक्षा करेगी।
जी, पलायन कैसे रोक सकते हैं हम, उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रही है सरकार? देखिए, पलायन को रोकने के लिए पर्यटन भी एक बहुत बड़ा साधन है और साथ साथ हमारा जो है औद्यानिकीकरण भी जो होगा वो भी है। उद्यान के माध्यम से हम पहाड़ को रोक सकते हैं और कोई जगह जो है नई उद्यान डेवलप हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी आशा की जानी चाहिए कि हम पलायन उसके माध्यम से रोक सकेंगे। धन्यवाद विधायक जी, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो विधायक दिलीप सिंह रावत जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर भी इलेक्शन होगा। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कौन है सबसे संभावित दावेदार, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें, जिसमें बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष पार्टी कांग्रेस हरकत में आ गई है। बीजेपी दोनों सीटें जीतकर विधायकों की संख्या 47 से 49 करना चाहती है, तो कांग्रेस लगातार जीत रही बीजेपी के विजय रथ को दोनों सीटें जीतकर रोकना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे दावेदारों की तलाश में जुटी है जो जीत का परचम लहरा सके। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही सीटों पर मजबूत दावेदार को लेकर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। बीजेपी ने मंगलौर विधानसभा सीट पर प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी और राजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक खजान दास को जिम्मेदारी दी है, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को जिम्मेदारी दी है। दोनों सीटों पर पार्टी में कई दावेदार हैं। मंगलौर विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से प्रबल दावेदार काजी निजामुद्दीन माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी काजी निजामुद्दीन को ही मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में मैदान में उतारेगी। कांग्रेस से बीजेपी की तरफ से मंगलौर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े दिनेश पंवार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसी के साथ ही करतार सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद गिरी, जिला पंचायत सदस्य अनीश अहमद, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी के भी नाम की चर्चाएं हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है और जिस प्रकार से हमने लोकसभा में देखा, पांचों की पांचों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीती और सारी विधानसभाओं में हम चुनाव जीते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मंगलौर सीट में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और वहाँ की जनता भी विकास के साथ खड़ी होगी और निश्चित रूप से हर क्षेत्र का विकास करना भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार का काम है। लेकिन मंगलौर के लोग भी विकास की गति को और तेज बढ़ाएंगे, ऐसी आशा है, विश्वास है और निश्चित रूप से मंगलौर सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से प्रबल दावेदार राजेंद्र भंडारी को माना जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य योगेंद्र सहवाल, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रघुवीर बिष्ट, बीटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पंवार और नगर पालिका जोशीमठ के पूर्व अध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती के नाम की भी चर्चा है। तो वहीं कांग्रेस से केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत, जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष लखपत बुटोला, जोशीमठ नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष माधवी सती, जोशीमठ कपूर ब्लॉक प्रमुख प्रकाश रावत के नाम की भी चर्चाएं हैं। पार्टी पैनल बनाएगी और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजेगी। वही स्थिति बद्रीनाथ विधानसभा में है। वहाँ जैसे ही निवर्तमान विधायक ने पार्टी छोड़ी, आपने देखा अगले दिन ही जो है वहाँ की सड़कों पे जो है जनसैलाब उमड़ गया था और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो लहर चली लोकसभा चुनाव में, वहाँ वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वहाँ भी हमारे पास कई कद्दावर जो है पार्टी कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में भाजपा को हराने का जो है दम रखते हैं। निश्चित तौर पर पार्टी बहुत जल्दी जो है इस पर चिंतन मंथन करेगी और प्रत्याशियों का पैनल दोनों सीटों पर बना करके पार्टी नेतृत्व को भेजेगा और बहुत जल्दी जो है वहाँ पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। दोनों सीटों पर चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि बीजेपी संगठन वाली पार्टी है और हमारे संगठन में दोनों ही सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है।
जो भी मजबूत दावेदार होंगे उनका पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। विपिन कैंथोला ने कहा कि हम इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और बद्रीनाथ और हरिद्वार की सीट, दोनों सीटों पर चुनाव हो रहा है। और मंगलौर के लिए जो हमारे पर्यवेक्षक हैं उनको हमने, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं आदित्य कोठारी जी और हमारे राजपुर के विधायक खजान दास जी, वो वहाँ जाएंगे और पैनल बनाएंगे। ऐसे ही बद्रीनाथ में हमारे जो सरकार में मंत्री हैं धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के हमारे विधायक भरत चौधरी जी, इन 2 लोगों को नियुक्त किया गया। चारों के चारों लोग दोनों विधानसभाओं में जाकर के पैनल बनाएंगे। वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं से पूछना, वहाँ के प्रदेश के रहने वाले पदाधिकारियों से पूछना, वहाँ के स्थानीय जो हमारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबसे पूछ करके पैनल बनेंगे। निश्चित रूप से शीघ्र ही दोनों विधानसभा सीटों पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड आश्वस्त है कि दोनों सीटें हम जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम इसके प्रति आश्वस्त हैं। इधर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी प्रत्याशी के चयन को लेकर तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि दोनों ही सीटों पर हमारे पास प्रबल दावेदार हैं और हमारी पार्टी इन दोनों ही सीटों पर मजबूत कैंडिडेट उतारेगी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही सीटों को जीतने का काम करेगी। देखिए, मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव की मांग हम लगातार कर रहे थे और जैसे ही देश में चुनाव की रणभेरी बजी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने तत्काल जो है लोकसभा चुनाव के बीच इन दोनों सीटों पर चुनाव कराने की मांग की थी। लेकिन किन्हीं कारणों से जो है विलम्ब से चुनाव की घोषणा हुई है। हमारी तैयारियां तो पहले से ही हैं और आप देख लीजिए, मंगलौर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज़्यादा है कि भाजपा के लिए कवर करना मुश्किल है। वहाँ पर हमारे जो है बहुत से जो है कांग्रेस जन प्रभावशाली हैं और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की साख दांव पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि दोनों विधानसभा सीटों पर पार्टी किसे टिकट देती है और किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।